हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 17 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारत और विश्व भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों एवं सरिताओं द्वारा वाहित एवं निक्षेपित किया गया है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं गठन में बलुई, दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। इस मृदा का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है तथा इन मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। उपरोक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मृदाएं सर्वोत्तम रूप में वर्णित हैं? काली मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं, पीटमय मृदाएं, लैटेराइट मृदाएं। देखिए, यहां पर जिन मृदाओं की बात हो रही है ये जलोढ़ मृदाएं हैं और जलोढ़ मृदाएं गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। खादर जो है प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है, जबकि अगर आपका बांगर की बात करें तो बांगर आपका पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। तो खादर और बांगर ये दोनों ही मृदाएं जो हैं ये जलोढ़ मृदाएं हैं और इनमें गहन कृषि की जाती है। साथ ही साथ ये जो मृदाएं हैं इनमें पोटास की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। पश्चिम से पूर्व में इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदाओं की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पहले का बी वाला, यानी जलोढ़ मृदाएं। दूसरा प्रश्न है आपका, तटीय प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, तटीय प्रवाल भित्तियां ऐसी प्रवाल वेदिकाएं होती हैं जो मुख्य रूप से बाहर की ओर विस्तारित तट के निकट स्थित होती हैं। ये कभी कभी उथले लैगून द्वारा तट से पृथक हो जाती हैं। देखिए, पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। तटीय प्रवाल भित्ति एक प्रवाल वेदिका होती है जो मुख्य भूमि से बाहर की ओर विस्तारित तट के निकट स्थित होती है। सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। यह कभी कभी उथले लैगून द्वारा तट से पृथक हो जाती है। जब यह किसी उभरे हुए अंतरीप के अनुषंगी होती है तब यह बहुत विस्तृत होती है, लेकिन एक धारा के मुहाने पर यह पूर्णतः अनुपस्थित होती है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर सेकंड का सी, यानी एक और दो दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी विधियां मृदा अपरदन को कम करने के उपाय के रूप में कार्य कर सकती हैं? समोच्च रेखीय जुताई, पट्टीदार सस्यन, वात रोधक, आवरण खेती, मिश्रित खेती। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण की वजह से पवन और जल मृदा के दो शक्तिशाली अपरदन कारक हैं। तो यहां पर आपका जो समुच्च रेखी है, समुच्च रेखाओं के साथ जुताई करने से ढलानों के नीचे जल का प्रवाह धीमा हो जाता है और इससे मृदा अपरदन कम होता है। वहीं जो पट्टीदार सस्यन है, पट्टीदार सस्यन में क्या होता है, बड़े खेतों को यहाँ पर पट्टियों में डिवाइड कर लिया जाता है और जो पट्टियां होती हैं उन पट्टियों पर, फसलों के बीच में जो पट्टियां होती हैं उन पर घास उगाई जाती है। तो घास जो होती है वो वायु की तीव्रता को कम कर देती है। तो ये आपका पट्टीदार सस्यन है, इससे भी मृदा अपरदन कम होता है। वात रोधक का मतलब क्या है? वात रोधक का मतलब ये है कि जो सुरक्षा हेतु यहाँ पर जो आपकी मेड़ होती है, यानी कि जो मेड़बंदी की जाती है खेत की, और सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर वृक्षों की एक श्रृंखला लगा दी जाती है। यानी यहाँ पर वृक्ष लगा दिए जाते हैं मेड़ पर, ताकि जो तेज वायु का प्रवाह है वो मिट्टी को उड़ा ना ले जाए। ये जो तकनीक है वात रोधक वाली, ये खास करके आपके पश्चिमी भारत में रेगिस्तान के स्थिरीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा आवरण खेती, आवरण खेती का मतलब ये है कि यहाँ पर बीच में आपकी कोई फसल उगाई जा रही है और इसकी मेड़ पर अन्य दूसरी फसलें उगाई जा रही हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि आवरण बन जाता है और मृदा का ह्रास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला भी है। मिश्रित खेती में ये है कि जैसे आपने देखा होगा गेहूं के साथ आपका सरसों उगा दी जाती है, वैसे ही करके यहाँ पर मिश्रित खेती की जाती है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रखें, बांधे रखें। तो ये मिश्रित खेती भी यहाँ पर एक विधि है जिसके जरिए मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 पांच वही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का डी, यानी उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है आपका, भारत के अर्ध सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ये वन सदाबहार और नम पर्णपाती वृक्षों के मिश्रण हैं। ये अंडमान, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन वनों में
200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ऑर्किड, कदम, लॉरेल, सफेद देवदार, होलक इन वनों की मुख्य प्रजातियां हैं। देखिए, अर्ध सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं और ये सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन भी बिल्कुल सही है। ये जो वन है ये आपके अंडमान, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। इन वनों में खास करके 250 सेंटीमीटर से लेकर यानी 200 से लेकर 250 के बीच में वर्षा होती है। तो आपका तीसरा वाला भी सही है। इस प्रकार की जो वर्षा है ये निचली पहाड़ियों और समतल पठारों में पाई जाती है। ऑर्किड, कदम, लॉरेल, सफेद देवदार, होलक इन वनों की मुख्य प्रजातियां हैं। तो यहां पर भी आपका चारों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 4 का डी। पांचवा प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति एनसीएमसी सुर्खियों में थी। इसकी अध्यक्षता की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा, कैबिनेट सचिव द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और देश में प्रमुख आपदा स्थितियों का प्रबंधन करना और ऐसी स्थितियों में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना भी कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख कार्यों में से एक है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का डी, कैबिनेट सचिव द्वारा। छठवां प्रश्न है आपका, वन नीति 1988 के उद्देश्य हैं 25% भौगोलिक क्षेत्र को वनावरण के अंतर्गत लाना, देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैव विविधता और आनुवांशिक पूल का संरक्षण करना, सामाजिक वानिकी और निम्नीकृत भूमि पर वनीकरण के माध्यम से वनावरण में वृद्धि करना। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार सरकार एक ओर वन भंडार के संरक्षण और विस्तार के लिए और दूसरी ओर स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संधारणीय वन प्रबंधन पर बल देगी। इसके उद्देश्यों में यहां पर पहला वाला गलत है, 25% नहीं है बल्कि 33% भौगोलिक क्षेत्र को वनावरण के अंतर्गत लाना इसका एक उद्देश्य है। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैव विविधता और आनुवांशिक पूल का संरक्षण करना। तीसरा वाला भी सही है, सामाजिक वानिकी और निम्नीकृत भूमि पर वनीकरण के माध्यम से वातावरण में वृद्धि करना, वनावरण में वृद्धि करना। तो ये भी यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। तो यहां पर आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो आपका सही आंसर है छठवें का बी, केवल 2 और 3। सातवां प्रश्न है आपका, पी तरंगों और एस तरंगों के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। एस तरंगें पी तरंगों की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से गमन करती हैं। पी तरंगों के विपरीत एस तरंगें गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों के माध्यम से गुजर सकती हैं। देखिए, पी तरंगों को प्राथमिक तरंगें यानी प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है और ये तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। वहीं दूसरी ओर एस तरंगें, जिन्हें द्वितीयक तरंगें कहते हैं, ये सतह पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुंचती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पी तरंगों की जो गति है, पी तरंगों की जो तीव्रता है, वो एस तरंगों की तुलना में काफी ज्यादा होती है, जबकि एस तरंगों की यहां पर पी की तुलना में कम होती है। सेकंड वाला जो कथन है ये कथन भी गलत है। पी तरंगें आपके तीनों माध्यमों में, गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के माध्यमों में चल सकती हैं, लेकिन एस तरंगें जो होती हैं वो केवल आपके सॉलिड माध्यम जो होते हैं यानी कि ठोस जो माध्यम होते हैं उन्हीं में चल सकती हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन गलत हैं। तो ये आपका आंसर होगा 7वें का सी, यानी 1 और दोनों सही नहीं है। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी हिमनदीय भूआकृतियां हैं? सर्क, फ्योर्ड, हॉर्न या गिरिशृंग स्टैक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सर्क, देखिए सर्क है, फ्योर्ड है आपका, हॉर्न या गिरिशृंग है, ये तीनों हिमनद से बनने वाली भूआकृतियां हैं। जबकि स्टैक जो है ये समुद्री तरंग के प्रहार से बनने वाली भूआकृति है, यानी जो समुद्री तरंगें होती हैं उससे स्टैक का निर्माण होता है, ना कि हिमनद से। तो यहां पर आपका सही आंसर जो है ये है 8वें का सी, केवल 1, 2 और 3। अभी मैंने इनके बारे में भी जस्ट 4 दिन पहले ही बताया है और आपको पता भी होगा। 9वां प्रश्न है आपका, शीत ऋतु के दौरान दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड का अनुभव होता है, क्यों? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तरी भारत महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। निकटवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह स्थिति
कैस्पियन सागर से भारत के उत्तरी भाग की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी पवनों के कारण उत्पन्न हो जाती है। देखिए, उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने की वजह से महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। निकटवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में हिमपात की वजह से यहां पर शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सेकंड वाला रीजन भी सही है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं और ऐसे अवसरों पर भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरा भी पड़ता है। तो यहां पर आपका तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 9वें का डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही रीजन यहां पर वैलिड हैं। 10वां प्रश्न है आपका, इस प्रकार की जलवायु में वर्षा का वितरण पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में होता है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु के दौरान अधिकतम वर्षा संवहनी वर्षा के द्वारा होती है, वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है और इस प्रकार की जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में अनुपस्थित होती है। काष्ठ कर्म यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का वर्णन किया जा रहा है? लॉरेंसियन तुल्य जलवायु, साइबेरियाई तुल्य जलवायु, ब्रिटिश तुल्य जलवायु या चीन तुल्य जलवायु। देखिए, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है और लिखवाया भी है। आपने जो ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नोट्स बनवाए थे, जिसमें बर्ड ज्योग्राफी का सेक्शन था, तो वहां पर इसके बारे में बताया था। ये आपकी साइबेरियन तुल्य जो जलवायु है, इसकी विशेषताएं हैं। साइबेरिया प्रकार की जलवायु की विशेषता दीर्घ अवधि की अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु और छोटी ठंडी ग्रीष्म ऋतु है। बसंत और शरद ऋतु केवल छोटी संक्रमणकालीन अवधि के होते हैं। साइबेरिया में तापमान का इतना अधिक यहाँ पे अतिशय है कि इसे प्राय पृथ्वी का ठंडा ध्रुव भी कहा जाता है, यानी यहाँ पर वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। और ये सारी विशेषताएं साइबेरिया तुल्य जलवायु की हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10वें का भी, यानी साइबेरियाई तुल्य जलवायु। 11वां प्रश्न है आपका, भारत में काली मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, ये मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये बहुत लंबे समय तक नमी बनाए रखती हैं। इन मृदाओं का विकास केवल प्रायद्वीपीय पठार के उच्चतर क्षेत्रों में हुआ है। ये चूना, लौह, मैग्नीशिया एवं एल्यूमिना से समृद्ध होती हैं। देखिए, काली मृदाओं को रेगर मृदा या कपास वाली काली मृदा भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं और इस प्रकार शुष्क ऋतु में मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं और इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि इनके जो खेत हैं वो अपने आप जुत गए हैं। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये मृदाएं मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। इनमें लंबे समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। ये मृदाएं लंबे समय तक नमी बनाए रखती हैं। तीसरा वाला जो कथन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें केवल शब्द आया है। इन मृदाओं का विकास केवल प्रायद्वीपीय पठार के उच्चतर क्षेत्रों में हुआ है, जो कि गलत है। ये मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र का कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग भी इसमें आ जाते हैं। तो केवल प्रायद्वीपीय पठार के उच्चतर क्षेत्र नहीं है, बल्कि कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र भी इसमें आ जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। डी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। काली मृदाएं चूना, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का सी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय प्रवाहित प्रचंड धूल भरी उष्ण एवं शुष्क पवनें हैं। ये अंत्योष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों में विकसित होती हैं। इन पवनों से प्रत्यक्ष संपर्क घातक हो सकता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? काल वैसाखी, लू, पश्चिमी विक्षोभ, बारदोली चीड़ा। लू पश्चिम से आने वाली प्रचंड धूल भरी तेज उष्ण और शुष्क ग्रीष्म ऋतु की पवनें हैं, जो उत्तरी भारत के पश्चिमी गंगा मैदानी क्षेत्र और पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं। ये पवनें विशेष रूप से मई और जून के महीनों में प्रवाहित होती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का बी, यहां पर लू की बात हो रही है। 13वां प्रश्न है आपका, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। आपको बताना है, देशांतर एक कोणीय दूरी है जिसे भूमध्य रेखा के साथ प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम में डिग्री में मापा जाता है। ग्रीनविच माध्य समय के संबंध में देशांतर का उपयोग स्थानीय समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देशांतर एक कोणीय दूरी है और इसे भूमध्य रेखा के साथ याम्योत्तर के पूर्व
या पश्चिम में डिग्री में मापा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन भी सही है। ग्रीनविच माध्य समय, जिसको जीएमटी कहते हैं, जीएमटी के संबंध में स्थानीय समय निर्धारित करते हैं। ग्रीनविच माध्य समय को कभी कभी वैश्विक समय यानी वर्ल्ड टाइम भी कहा जाता है। यानी जो लंदन के ग्रीनविच से जो रेखा गुजर रही है उसको हमने मानक याम्योत्तर मान लिया है, और उसके पूर्व में जो कंट्री होते हैं उनका समय आगे होता है, और उनके इसके पश्चिम में जो कंट्री है उनका समय इससे पीछे होता है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। आपका सही आंसर है यहां पर 13 का सी, 1 और 2 दोनों। 14वां प्रश्न है आपका, उत्तरी मैदानों के संदर्भ में भाबर का सर्वोत्तम वर्णन है वह क्षेत्र जहां अधिकांश धाराएं बिना किसी उचित रूप से सीमांकित वाहिकाओं के पुनः विलुप्त हो जाती हैं। वह क्षेत्र जो पुराने और नए जलोढ़ निक्षेपों से बना होता है। वह क्षेत्र जहां पर्वतों से आने वाली धाराएं एवं नदियां भारी सैलों और गोलाश्मों को जमा करती हैं। वह क्षेत्र जो नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की अभिलाक्षणिक विशेषताओं से युक्त होता है। देखिए, जो भाबर प्रदेश है, भाबर 8 से लेकर 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। यहाँ पर यानी कि आप ये देखेंगे जो ये प्रदेश होता है इसमें भारी भारी पत्थर, गोल गोल पत्थर होते हैं, और यहाँ पर नदियाँ जो होती हैं विलुप्त हो जाती हैं। आपने पढ़ा है भाबर तराई जलोढ़ जो मैदान है, यानी जिसमें बांगर खादर आ जाता है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो ये वह क्षेत्र है जहाँ पर्वतों से आने वाली धाराएं और नदियाँ भारी और गोलाश्मों को जमा करती हैं, और इनके नीचे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 14 का सी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, मध्य उच्च भूभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। अपने भूगर्भीय इतिहास में मध्य उच्च भूभाग का क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। मध्य उच्च भूभाग काफी हद तक अपरदित है और इनकी श्रृंखला विच्छिन्न है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है, और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नीस की उपस्थिति इसका जो है कह सकते हैं परिणाम है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसका सेकंड कथन भी सही है, यानी कि मध्य उच्च भूभाग काफी हद तक अपरदित है। अब जो अवशिष्ट पर्वत हैं वो इसके अच्छे खासे उदाहरण हैं जो कि काफी हद तक अपरदित हैं, और इनकी श्रृंखला जो है विच्छिन्न यानी कि टूटी फूटी हुई है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 15 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।